राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू करते हैं शिक्षण विधियों में। तो शिक्षण विधियों में हम शुरू करते हैं शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्रों की हम बात करेंगे। तो शिक्षण के सूत्र हैं, देखो शिक्षण के सूत्रों की बात करते हैं तो शिक्षण के सूत्रों का सर्वप्रथम प्रयोग दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस ने किया था। शिक्षण सूत्रों का सर्वप्रथम प्रयोग दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस ने किया था, जिन्हें शिक्षण में व्यवहारिक रूप जॉन डेवी, हर्बर्ट, ब्लूम एवं पेस्टोलॉजी ने दिया था। तो शिक्षण का सर्वप्रथम सूत्रधारक दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस को माना जाता है। तो शिक्षण का सर्वप्रथम सूत्रधारक रूसो एवं दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस को माना जाता है। एवं बात करते हैं इन्हें व्यवहारिक रूप किसने दिया शिक्षण में, तो शिक्षण में व्यवहारिक रूप देने वाले थे वो जॉन डेवी, हार्वर्ड, ब्लूम और पेस्टोलॉजी थे। शिक्षण सूत्रों का सर्वप्रथम सूत्रधारक दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस को माना जाता है और इन्हें व्यवहार में प्रयोग में लिया, व्यवहारिक रूप दिया शिक्षण सूत्रों को, वो दिया था जॉन डेवी, हार्वर्ड, ब्लूम और पेस्टोलॉजी। इसके बाद शिक्षण सूत्र वे होते हैं, शिक्षण सूत्र वे होते हैं जिनका प्रयोग संबंधित पाठ्य वस्तु कक्षा कक्ष में छात्रों के लिए सरल, स्पर्श, स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाती है, प्रभावी हो जाता है या प्रभावी बना देते हैं। तो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण सूत्र वे होते हैं जिनके प्रयोग से संबंधित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु को कक्षा कक्ष में छात्रों के लिए सरल, स्पर्श, स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाती है। यानी तो प्रकरण कैसा हो जाता है, सरल, स्पष्ट, प्रभावी। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से पाठ्यक्रम का विषय वस्तु, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, प्रकरण सरल, स्पर्श, स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाता है, प्रभावी हो जाती है विषय वस्तु। शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं तो निम्न शिक्षण सूत्र हैं जिनके माध्यम से प्रभावी लाया जाता है पढ़ाने में, शिक्षण प्रक्रिया में प्रभाविता दिखाई जाती है, प्रकरण को सरल, स्पष्ट, रोचकता बनाई जाती है। तो वो शिक्षण सूत्र निम्न है। नंबर 1 बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, जिस विषय के बारे में छात्र को जानकारी हो वहां से ऐसी जगह तक ले जाएंगे जहां उसको जानकारी नहीं हो। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र एक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को कभी गिनती सिखाएंगे तो क्या कभी बच्चे को माइनस वाली सिखाते हैं, शुरू में क्या सिखाते हैं, 1 से सिखाते हैं, 0 से सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। तो कैसे सिखाएंगे, जिनको प्रकृति से उसने सीखा, जिनके बारे में वो जानता है। तो ज्ञात थोड़ा कुछ उसे ज्ञात हो चुका होता है, वहां से इसे शुरू करते हैं और कहां ले जाते हैं, अज्ञात की ओर ले जाते हैं। तब उनको उसको वहां से ले जाएंगे, फिर 0 का ज्ञान 1 से कराएंगे प्रारंभ में, तो ज्ञात हो गया, ऐसे जानता है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद में उसे 0 के बारे में बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे, फिर माइनस के बारे में ज्ञान कराएंगे, फिर अनंत के बारे में बताएंगे उसको। और इस तरीके से जो सरल से वो ज्ञान से ज्ञात से लेकर के अज्ञात तक शिक्षण सूत्र माना जाता है कि बच्चे को जिस विषय में जानकारी प्रकृति से उसने सीखा हो वहां से जोड़ करके उसे ले जाएंगे अज्ञात की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक मूर्त से दूसरा शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर की बात करते हैं तो मूर्त कहता है मूर्ति, अमूर्त मूर्ति नहीं है, जिसे देख करके उसके बारे में बताना वो होता है मूर्त। और जिसे देखा नहीं जाता, जिसके बारे में प्रतीक चिन्हों के माध्यम से बताया जाता है, संकेतों के माध्यम से बताया जाता है, वो होता है अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे चिंतन पढ़ते हैं और चिंतन में जैसे पढ़ते हैं, चिंतन की बात करते हैं, चिंतन पढ़ा जैसे अपन ने, तो चिंतन में भी मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है। बंदर को देख करके हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके आए और बंदर देखा, और बंदर को देख करके हनुमान जी के बारे में ध्यान आ गया, वैसे पूछ मिलाई और हनुमान जी को देख पहले हम आए थे फिर हमने बाद में देखा बंदर, तो बंदर को देख के हनुमान जी के बारे में विचार आ गया। तो ये कैसा चिंतन है, मूर्त चिंतन है। कैसा चिंतन है, मूर्त चिंतन है। कैसा है, मूर्त चिंतन। फिर इसकी बात करते हैं कि अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त होता है, अमूर्त वो होता है जैसे प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्लस का चिन्ह देखा और प्लस के बाद
उसके बारे में विचार आएंगे। तो किसी के मन में आएगा डॉक्टर के बारे में विचार, प्लस से किसी के में जोड़ का विचार, किसी के में संधि का विचार आएगा, संधि का विचार आएगा। तो ये क्या है? अमूर्त चिंतन। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थी होता है, जिस चीज के रूप को देख करके बच्चे को हम उसको दिखाएंगे, उसे देख करके उसके बारे में विचार आएगा। जैसे बच्चे को हमने बोर्ड दिखा दिया, बोर्ड को देख करके बच्चे को पता है बोर्ड पे क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या है? मूर्त। अब बात करें अमूर्त, बच्चे को हमने प्लस दिखा दिया तो ये क्या है? अमूर्त। अब प्लस आ गया तो उसके मन में जोड़ने का भी विचार आ सकता है, संधि विच्छेद का, संधि जोड़ने का, संधि विच्छेद करने का विचार आ सकता है, और उससे उसके मन में विचार चिकित्सक के बारे में भी आ सकता है, क्योंकि चिकित्सक का भी क्या होता है? प्लस। चौराहे के बारे में भी आ सकता है कि 4 रोडों का कहीं संकेत तो नहीं दिया जा रहा है, तो वो होता है अमूर्त। यानी मूर्त चिंतन सरल होता है और अमूर्त चिंतन कठिन होता है। तो मूर्त से बच्चे को अमूर्त, यानी जिस चीज को दिखाएंगे उसे देख करके वो सरल रूप में आसानी से उत्तर दे सके, वो मूर्त रूप है। और जिसे प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जिसकी ओर ले जाए, वो प्रतीक चिन्ह से कई चीजों को जोड़ा जा सकता है, अनेक चीजों को जोड़ा जा सकता है, वो क्या है? अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर तीसरा शिक्षण सूत्र क्या है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष यानी जो हमारे आंखों के सामने है, जिसको हम जानते हैं, तो वो प्रत्यक्ष है। लेकिन जो हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। इस प्रकार से बच्चे को सिखाया जाता है। तो ये शिक्षण सूत्र है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। चौथा, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। जैसे मान लो हमने बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया उदाहरण, क्या प्रस्तुत कर दिया? उदाहरण कर दिया, और बच्चे के सामने फिर उसका नियम बताया, वो उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र होता है। जैसे उदाहरण से नियम कैसे बताया? जैसे मान लो उदाहरण दे दिया, संधि पढ़ रहे हैं और संधि पढ़ते समय बोल दिया रमा प्लस ई, रमेश, आ के बाद ई आ गई, क्या है? ए, गुण संधि है ना। नव प्लस उदय, आ के बाद उ आ गया तो ओ में परिवर्तित हो गया नवोदय। ये नियम बताया। पहले क्या लिख लिया हमने? उदाहरण, फिर उसका क्या बताया? नियम। उदाहरण से नियम की ओर। वर्षा प्लस ऋतु, उदाहरण वर्षा ऋतु बोल दिया शब्द, तो ये क्या है? उदाहरण। फिर इसका संधि विच्छेद वर्षा प्लस ऋतु, ये नियम बता दिया। आ के बाद क्या आता है इसमें? आ के बाद आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है, तो वर्षा ऋतु बन गया। शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। शब्द पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे देव ऋषि उदाहरण हो गया, फिर इसका नियम बनाया जाएगा कि यदि आ के बाद में अर आ जाए तो किस में जाएगा? गुण संधि में आएगा, अर हो जाता है। आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। देव प्लस ऋषि, तो शब्द बन जाएगा देव प्लस ऋषि, विच्छेद हो गया, शब्द आ गया देवर्षि, तो ये उदाहरण। फिर इसका विच्छेद किया, ये नियम लगा दिया, देव प्लस ऋषि। महर्षि शब्द है, उदाहरण है, फिर इसका संधि विच्छेद किया, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर उसके नियम को बता दिया, तो उदाहरण से नियम की ओर। फिर हम बात करते हैं विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। विशिष्ट बातों के बारे में बताकर सामान्यकरण, सामान्य बातों में के बारे में बताना विशेष से सामान्य की ओर होता है। विशेष से सामान्य की ओर की जगह, विशेष की जगह पे एक शब्द और भी प्रयुक्त कर सकते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। चाहे तो बोल लो विशेष से सामान्य की ओर, चाहे बोल लो विशिष्ट से सामान्य की ओर। बात करते हैं निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर। निकट से, या कह सकते हैं समीप से दूर की ओर, तो एक ही बात, निकट से दूर की ओर। स्थूल से, बच्चों को निकट से दूर की ओर, पहले बच्चे को समीपवर्ती चीजों से ले जाके दूर दराज की बातों के बारे में बात करेंगे। धौलपुर से, हमने धौलपुर के बच्चे के लिए धौलपुर से शुरुआत की और बताते 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 हम कहाँ पहुंच गए? जयपुर के बारे में बताना, फिर दिल्ली के बारे में, फिर वहां जम्मू कश्मीर, यानी अपने पूरे भारत के बारे में जानकारी करा दी। विषय क्या हो गया? निकट से दूर की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले प्रकरण का नाम लिखा, फिर उसके बारे में छोटे छोटे खंडों में बता दिया, फिर उसको क्या कहते हैं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और शिक्षण प्रक्रिया भी प्यारे विद्यार्थियों कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण प्रक्रिया भी कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण प्रक्रिया मूर्त प्रक्रिया है, अमूर्त नहीं है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। पूरे प्रकरण को, पूरे प्रकरण को बच्चे को बताएंगे, फिर वो अंश खंड खंडों में उसे विभाजित करेंगे, वो पूर्ण से अंश की ओर। प्यारे विद्यार्थियों,
पूर्ण से अंश की ओर। पूरे विषय वस्तु के प्रकरण को, फिर उसके विषय वस्तु, पूरे विषय वस्तु का प्रकरण लिखा, फिर उस प्रकरण को छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित करना और बच्चे को समझाना, पूर्ण से अंश की ओर। अगला आता है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, सरल चीजों को बताएंगे, बिल्कुल इजी चीजों को बताएंगे, बच्चे को जब बोरियत महसूस नहीं हो, क्योंकि साइकोलॉजी क्या कहती है, बच्चे को खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाहिए, शिक्षा को बोझ बना के नहीं पढ़ाना चाहिए। तो शिक्षण विधियों में देखो, सरल से कैसी ओर ले जाएंगे, जटिल की ओर। बच्चे को पहले ही कठिन नहीं बता देना चाहिए, जिससे ये घबराहट पैदा हो जाए, उसकी समझ नहीं आए। पहले सरल, और सरल से उसे किस ओर ले जाएंगे, जटिल की ओर। जटिल बोल लो या कठिन बोल लो, सरल से जटिल की ओर या सरल से कठिन की ओर। अनुभव से तार्किकता की ओर। अनुभव, जिसे वह अनुभव कर चुका है, अनुभव करता है, फील करता है, महसूस करता है, वहां से शुरू करेंगे और फिर उसे धीरे 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 लॉजिकल तक ले जाएंगे, तर्क की ओर ले जाएंगे। तर्क दे करके उसे हैंड्स प्रूफ उसके सामने करके बताएंगे, तो वह अच्छे तरीके से सीखेगा और उसमें रुचि भी होगी, और बच्चा क्या लेगा, रुचि भी लेगा। तो देखो, शिक्षण सूत्रों का सर्वप्रथम सूत्रधारक दार्शनिक रूसो एवं कॉर्मेनियस ने किया था, यानी माना जाता है इनको। शिक्षण सूत्रों को व्यवहारिक रूप जॉन डेवी, हर्बर्ट ब्लूम और पेस्टोलॉजी को माना जाता है, या इन्होंने ये रूप दिया था। शिक्षण सूत्र वे होते हैं जिनके प्रयोग से संबंधित पाठ्य वस्तु के पाठ्यक्रम के पाठ्य वस्तु कक्षा कक्ष में छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाती है। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, निम्न होते हैं: ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, निकट से दूर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर, और अनुभव से तार्किकता की ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और मोबाइल से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, खींच लीजिए, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूँ, हो जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की बात करते हैं बेटा। तो देखो, आगे की बात करते हैं तो शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत क्या होती है? शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन शिक्षण शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने किया था। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रतिपादन शिक्षण शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जिनके प्रयोग के माध्यम से संबंधित विषय वस्तु छात्रों के लिए बोधगम्य हो जाती है। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन शिक्षण शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जिनके प्रयोग से विषय वस्तु, संबंधित जो विषय वस्तु होती है, वह छात्रों के लिए बोधगम्य हो जाती है, और छात्रों के लिए बोधगम्य हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो खींच लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो देखो बेटा, अब शिक्षण के सिद्धांतों की बात करते हैं आगे। तो शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण सिद्धांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण सिद्धांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, और वो दो भाग कौन सी है? नंबर एक, सामान्य शिक्षण सिद्धांत। नंबर एक, सामान्य शिक्षण सिद्धांत, और नंबर दो, विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं और विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं? नंबर एक, बात करते हैं हम सामान्य शिक्षण सिद्धांत। तो सामान्य शिक्षण सिद्धांत वे होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण में सदैव सार्वभौमिक और सर्वत्र रूप से करता है। जिनका प्रयोग शिक्षण सिद्धांत, सामान्य शिक्षण सिद्धांत, ये वे शिक्षण सिद्धांत होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षण शिक्षण में शिक्षक शिक्षण में शिक्षक सार्वभौमिक रूप से सदैव सर्वत्र करता है। जिनका प्रयोग शिक्षक सार्वभौमिक रूप से सदैव करता है। तो सामान्य शिक्षण सिद्धांत ये वे सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग शिक्षण में शिक्षक सार्वभौमिक
सदैव सर्वत्र करता है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षण सिद्धांत का दूसरा जो प्रकार है विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। तो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो ये क्या होते हैं, देखो इन शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया था। विशिष्ट शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो इन शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जो बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने का अवसर देते हैं, अर्थात क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। तो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत क्या होती है? विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत वे होते हैं जिनका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने, जिन सिद्धांतों का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जो बालकों में शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने का अवसर देते हैं, अर्थात क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। डूइंग बाई लर्निंग, करके सीखना। तो देखो शिक्षण सिद्धांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक सामान्य शिक्षण सिद्धांत, नंबर दो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत क्या होती है? ये वे सिद्धांत होती है जिनका प्रयोग शिक्षण में शिक्षक सार्वभौमिक रूप से सदैव और सर्वत्र करता है। नंबर दो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। इन शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जो बालकों में शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने का अवसर देते हैं, अर्थात क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो फटाफट, या साथ ही साथ लिखते जाओ आप लिखना चाहें तो। हाँ, आगे की अब बात करते हैं शिक्षण सिद्धांतों में। देखो सामान्य शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं और विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। तो देखो, तो नंबर एक कौन से थे? सामान्य शिक्षण सिद्धांत, और नंबर दो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। नंबर एक सामान्य शिक्षण सिद्धांत और नंबर दो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। तो नंबर एक सामान्य शिक्षण सिद्धांत निश्चित शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत पढ़ते हैं पहले, उसके बाद विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर दूसरा है सामान्य शिक्षण सिद्धांत में नियोजन का शिक्षण सिद्धांत, तीसरा है चयन का शिक्षण सिद्धांत, चौथा है लचीलेपन का शिक्षण सिद्धांत, लचीलेपन का शिक्षण सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, और पांचवें के बाद में छठवां सहसंबंध या साक्षर का शिक्षण सिद्धांत, और सातवां है पूर्व ज्ञान का शिक्षण सिद्धांत। तो ये सामान्य शिक्षण सिद्धांत है। विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत रुचि एवं अप्रेरणा का शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है विशिष्ट में अभ्यास का शिक्षण सिद्धांत, तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया का शिक्षण सिद्धांत, चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षण सिद्धांत, पांचवा है पुनर्वलन का शिक्षण सिद्धांत, छठवां है क्रियाशीलता का शिक्षण सिद्धांत, और सातवां है मनोरंजन एवं अवकाश के सदुपयोग का शिक्षण सिद्धांत। तो देखो शिक्षण सिद्धांत दो भागों में वर्गीकृत किए गए। नंबर एक सामान्य शिक्षण सिद्धांत, नंबर दो विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत। तो सामान्य शिक्षण सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहला है निश्चित शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, दूसरा है नियोजन का शिक्षण सिद्धांत, तीसरा है चयन का शिक्षण सिद्धांत, चौथा है लचीलेपन का शिक्षण सिद्धांत, पांचवा है व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षण सिद्धांत, छठवां है सहसंबंध या साक्षर का शिक्षण सिद्धांत, सातवां है पूर्व ज्ञान शिक्षण सिद्धांत। विशिष्ट शिक्षण सिद्धांतों की बात करते हैं तो नंबर एक रुचि एवं अप्रेरणा का शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास का शिक्षण सिद्धांत, अभ्यास के बाद में तीसरा हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया शिक्षण सिद्धांत, चौथा क्रिया प्रसूत या अनुबंधन का शिक्षण सिद्धांत, पांचवा है पुनर्वलन का शिक्षण सिद्धांत, छठवां है क्रियाशीलता का शिक्षण सिद्धांत, सातवां है मनोरंजन एवं अवकाश के सदुपयोग का शिक्षण सिद्धांत। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आगे की बात अगली क्लास में करेंगे।